कोई भी व्यक्ति जब वह अपनी प्रॉपर्टी को अपनी हार्ड मनी की उसको करता है गॉड के नाम पे, तो उस गॉड के नाम पे क्यों करता है? कहा जा रहा है कि इसको आप रिजेक्ट करिए। सरकार ने खुद इसको जेपीसी को रेफर कर दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीमान जगदंबिका पाल जी। आप 4 बार के सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री भी हैं, आप कई बार उत्तर प्रदेश में विधायक और विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो आप निभा रहे हैं। आप केंद्रीय वक्फ बोर्ड 1995 का जो कानून है उसमें सुधार के लिए, संशोधन के लिए जो एक प्रस्ताव आए उसको जेपीसी में भेजा गया। उस जेपीसी के मुखिया हैं, चेयरमैन हैं। पाल साहब, हिंदी खबर पे स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर के जो देश हैं वो भी आपके फैसले और आपकी कार्य पद्धति और वक्फ बोर्ड पे क्या आप करने जा रहे हैं सर, उस पे निगाह जमाए हुए हैं। क्या आप करने जा रहे हैं और कब तक होगा ये? देखिए, महत्वपूर्ण, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, तो आप इससे इसका महत्व समझ सकते हैं कि अगर ये महत्वपूर्ण बिल है और जिसपे देश में एक बहुत लार्जर लेवल पे स्टेक होल्डर्स हैं या देश के काफ़ी लोग, इस वक्त प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो हर शहरों में, राजधानियों में, यहाँ तक कि गाँव में भी है, तो उसको लेकर के, जैसा आपने कहा कि 1995 का जो एक्ट रहा या 2013 का, तो अगर ये अमेंडमेंट आया है तो इस अमेंडमेंट को सरकार भी बहुत सोच समझ करके एक बहुत ही सम्यक रूप से, व्यापक रूप से एक कंप्रहेंसिव बिल बनाना चाहती है। अन्यथा ये जब बिल सरकार लेके आई, इसकी एडमिसिबिलिटी पे पहली बार आपने देखा होगा कि लगभग 3 घंटे बहस हुई, जबकि नॉर्मली बहुत ही ब्रीफ एक स्टेटमेंट कोई देता है अगर किसी बिल को स्वीकार करने के लिए, सदन पे उसको चाहते कि एडमिसिबल ना हो तो स्पीकर के सामने करता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर ने इसमें सबको अवसर दिया और सब लोगों ने काफ़ी विस्तार से, चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो या इंडिपेंडेंट हो, सभी लोगों ने अपनी बातें कही। और फिर सरकार के स्वतः जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, किरण रिजिजू जी ने कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को रेफर कर देना चाहती है। तो आखिर सरकार को अगर इस बिल को एज इट इज पास कराना होता तो शायद सरकार का बहुमत लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी बिल पास हो जाता। लेकिन सरकार स्वयं इस बात के लिए कि एक अच्छा बिल आए और जो वक्फ का पर्पज है, उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जब वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को अपनी हार्ड मनी की उसको करता है गॉड के नाम पे, तो उस गॉड के नाम पे क्यों करता है? चाहे रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, पायस पर्पजेज के लिए हो, कि लोगों को, आम हमारे मुसलमानों को, खवातीनों को, महिलाओं को, पसमानदा को, गरीब को, बच्चों को, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके लिए हमारी वक्फ प्रॉपर्टी काम आएगी। लेकिन पिछले दिनों जैसा जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में ये चीज़ें आई वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उस पर एक अमेंडमेंट एक्ट आया और आज ये जेपीसी में ये रेफर हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जेपीसी में भी लगातार इसकी बैठकें चल रही और मैराथन टाइप की बैठकें चल रही, 7-7 घंटे, 8 घंटे, कभी 9 घंटे चल रही। और हम देश के दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ पे भी जो डेलीगेशंस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे वक्फ बोर्ड्स हैं या माइनॉरिटी कमीशंस हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या उलमा इकराम हैं या हमारे मुतवल्ली हैं या जैसे अजमेर शरीफ के दरगाह के लोग हैं, जमीयतुल उलमा के हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं या वक्फ बोर्ड्स के हैं या जमात इस्लामी हैं, मतलब आगा खानी हैं और दाऊदी बोहरा हैं, हम सभी के साथ, चाहे दिल्ली में या देश के विभिन्न राज्यों में, राजधानियों में जाकर के हम सबसे इस पे व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो इससे साफ है कि अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण बिल है और सरकार इसकी महत्व के लिए चाहती कि देश के सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का व्यापक उनके विचारों का समावेश आ जाए और हम सब लोग, चाहे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, जब जेपीसी में रेफर हो जाता तो हम पार्टी लाइन पे काम नहीं करते,
हम इस बिल के हित में, बिल का जो उद्देश्य है, स्टेटमेंट्स है, उस स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, फ्रूटफुल डिस्कशन चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग एक सर्वसम्मति से फाइन ट्यून करके और अपनी रिपोर्ट अगले सेशन के फर्स्ट वीक के आखिरी दिन तक जरूर सदन को प्रस्तुत कर देंगे। नहीं, लेकिन ये आप सकारात्मक हैं क्योंकि आपकी मंशा अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तब स्थिति बड़ी विकट हो जाती है जब सदन के इतने महत्वपूर्ण फैसले के बाद बनी जेपीसी में चर्चा करने के बाद बाहर निकलकर कुछ मेंबरान वो उल जुलूल बयानबाजी देते हैं, करते हैं। मैं भाईजान की बात करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी की। वो बाहर निकलते हैं, जहर बुझे बयान देते हैं। वो एक क्यूआर कोड अभी एक मुस्लिम संगठनों ने लागू किया है, और उस क्यूआर कोड की वकालत खुद ये अपने भाईजान कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। वो क्यूआर कोड क्यों बनाया गया? क्योंकि उसमें देश विदेश के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को उनकी राय जताने के लिए जोड़ा जा सके। तो आप लोग वहां कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब किसी की मंशा ही खराब है, जिसका मन ही कलुषित है, उसको आप क्या सिखाइएगा? देखिए, ये स्पष्ट है, और जब जेपीसी के ओवैसी साहब भी मेंबर हैं, तो मुझे लगता है कोई भी, हम लोग भी, कि कम से कम बाहर इस जेपीसी के जो हमारे सामने एक मैंडेट है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, तो उस पे जो भी 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस पे जब मैं पूरा अवसर देता हूं कि उस अमेंडमेंट्स पे हम सदन में पूरी उसकी व्यापक रूप से चर्चा कर सकें, और जो भी सुझाव हैं मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं, और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां पे मैं पूरा अवसर देता हूं, चाहे उसके लिए कितना भी समय लग जाए। अब दूसरी बात कि एक लगातार ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है, चाहे वो क्यूआर कोड के माध्यम से हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से कहा जा रहा है कि इसको आप रिजेक्ट करिए। तो मुझे लगता है ये नैरेटिव या ये कैंपेन तो उचित नहीं है। जब एक सरकार ने खुद इसको जेपीसी को रेफर कर दिया, जेपीसी में 31 मेंबर हैं, 21 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के, सभी दल के, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट ओवैसी साहब की सिंगल पार्टी है, उनको भी इस पे स्पीकर साहब ने और मौका दिया है। तो अब जब आपको वहाँ कहने के लिए मौका हो गया, तो मुझे लगता है बाहर इसके मेरिट डिमेरिट्स पे बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो एक कैंपेन चल रहा है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज आप एक मतलब सोचिए कि 35 लाख हमारी पार्लियामेंट के इस जेपीसी की जो सेक्रेटेरिएट है, उसके पोर्टल पे ईमेल आ चुके हैं। तो अब 35 लाख तो स्वाभाविक एक कैंपेन है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि साहब 50 लाख पहुँच जाएगा तो ये बिल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बातें हैं, लेकिन आज तो बिल उस पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने एक मैंडेट के साथ एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंस्टिट्यूट किया है, और जेपीसी कंस्टिट्यूट होने के बाद हमारे सामने वो मैंडेट है, हमें 3 महीने में इसकी रिपोर्ट देनी है। तो हम सेशन के जो नेक्स्ट सेशन विंटर सेशन होगा, उसके फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक जरूर दे देंगे। और इसीलिए हम लगातार हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मैं धन्यवाद दूं कि चाहे किसी पक्ष के लोग इसमें पूरी रुचि ले रहे हैं। और 31 में 28, 29, 27 लोगों की उपस्थिति रहती है और लोग बैठते हैं पूरी व्यापक चर्चा में 8 घंटे 9 घंटे भाग लेते हैं। आप ये बताइए अतुल जी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो तभी सक्सेस होगी, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप उस पर डिस्कशन करिए, डिस्कशन के साथ डिबेट करिए, और डिबेट के बाद डिसीजन पे पहुंचिए। तो ये तो एक बुनियादी ढांचा है पार्लियामेंट्री डिबेट्स का, या पार्लियामेंट्री डिस्कशन का, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि आप डिस्कशन, डिबेट, डिसीजन। तो जब ये अवसर मिल गया, खुद सरकार ने इसको जेपीसी को रेफर कर दिया, तो अगर नहीं अवसर होता, मान ली इस कमेटी में नहीं कोई होता और वो बाहर कहता कि साहब ये इसकी मेरिट है, डिमेरिट्स है, लेकिन आखिर रेफर हुआ किस लिए कि इसमें जो संशोधन है उस पर आपकी क्या राय है, क्या साक्ष्य है, क्या है उसको फाइन ट्यून। तो ऐसा नहीं है
कि एक नहीं, आप लोग साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो आपकी मंशा पे ही सवाल खड़े कर रहा है। वो इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं कि भाई सरकार जो है वो ईदगाह, कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की दूसरी जमीनें, मस्जिदें, दरगाहें, वो सब जो है सरकार अपने अधीन ले लेगी और मुसलमानों को ठगा हुआ महसूस जो है वो कराया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस तरह से अगर लोग भड़का रहे हैं और ऑफिशियली भड़का रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई कानूनी वैधानिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? अतुल जी, इसमें मैं आपके साथ बड़ी विनम्रता से डिफर करता हूं। आपने कहा कि मुसलमान इसमें कैंपेन करें, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान इस बिल के पक्ष में भी हैं। अच्छा। और बहुत लोगों के रिप्रेजेंटेशंस आए हैं जिसमें इस बिल का वेलकम किया, बड़ी संख्या में। अच्छा। बड़ी संख्या में, लाखों लोग की संख्या में, मतलब जी। तो मैं आगे सिगरेट करा रहा हूं, मैं उसकी भी संख्या भी दे दूंगा आपको। तो ये नहीं कह सकते कि इस बिल के विरोध में सभी हैं। ये तो एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अदरवाइज हाँ, तो ये अगर बिल मोटिवेट क्यों किया जा रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या है ऐसे पढ़े लिखे और लिबरल मुसलमानों की, देशभक्त मुसलमानों की, जो इसके पक्ष में है। तो ये लोग जो लगातार कैंपेन चला रहे हैं, प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में आर्मी और रेलवे के बाद जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं, और वक्फ बोर्ड को परेशान करने के लिए मोदी सरकार जानबूझकर हिंदुओं के जरिए मुसलमानों के उत्पीड़न का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, साफ है कि आज जो भी आपके देश में वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा जिसको मिलना चाहिए, किसको मिलेगा? नहीं मिल रहा है। आखिर अलौलाद हो या मुस्लिम्स हो, गरीब मुस्लिम हो, पसमानदा मुस्लिम हो, खवातीन मतलब महिलाएं हो, विडो हो, बच्चे हो। आज ये सरकार इस बात के लिए तो बिल लेके आई, अमेंडमेंट, वो उसमें उसकी एक जमीन को भी 1 इंच को लेने नहीं जा रही। सरकार क्यों लेगी वक्फ की जमीन को? केवल इसमें एक रिफॉर्म करने जा रही कि जिस पर्पज से ये वक्फ होता है उस पर्पज को टोटलिटी में उसका फायदा उनके स्टेक होल्डर्स को या कंसर्न लोगों को मिल सके। लेकिन आज आम शिकायतें आ रही कि जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज पे माल खड़े हो जा रहे हैं, आज मार्केट्स खड़ी हो जा रही हैं, उसका लाभ गरीब को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा है। तो अगर आज सरकार उस दिशा में एक प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है कि हो सकता है जिनके हितों पे कुठाराघात हो रहा हो वो लोग कुछ इसमें लगे हुए हों। लेकिन मुझे लगता है कि एक बिल आया है जेपीसी के सामने, मेरे लिए मैंडेट इतना ही है कि मैं उस बिल के मेरिट डिमेरिट्स को उस जेपीसी के अंदर डिस्कस कर सकूं, अपने सारे मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकूं और उसके बाद मैं उसकी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत कर सकूं। जी, आपसे बात करके अभी तक जितना मैं समझ पाया हूं वो ये है कि आपका ये कहना है और देश का ये समझना है कि जो वक्फ बोर्ड की आड़ में कुछ कठमुल्ला बैठकर मुसलमान, पसमानदा, महिलाएं और जरूरतमंद जो गरीब मुसलमान हैं उनके हक और हुकूक पर डाका डाल रहे हैं, उनके चुंगल से वक्फ बोर्ड के नियमावली में संशोधन करके मुसलमानों के भले के लिए आप एक नया कानून लेकर आना चाहते हैं, ये मतलब आपका? देखिए, सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम एक अगर वक्फ बोर्ड है मतलब ऐसा भी, तो उसमें जो भी उसका फायदा है उसका एक आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, बेटियों को, महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चों को मिले, एजुकेशन के मुतल्लिक हो, हेल्थ में हो, उसको लाने के लिए एक अमेंडमेंट है। और सरकार ने न केवल वो एक बिल लेकर के आई है, बिल को इतने बड़े व्यापक चर्चा के लिए अगर उसने जेपीसी को रिफर कर दिया, तो जब तक जेपीसी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक तो मुझे लगता है कि इस पे न कोई कैंपेन चलाना चाहिए, न कोई। हम जब सब स्टेक होल्डर से मिलने के लिए तैयार हैं, सबको अवसर दे रहे हैं कि हम सबसे बातचीत करें, तो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि बातचीत के बाद इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी जो अपने आप में भविष्य में वक्फ के पर्पज को पूरा करेगी। धन्यवाद। अच्छा, कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन शरद राव पवार से मिला। इसमें मुलाकात के बाद महासचिव हैं ML फजरुल रहीम मुजाहिदी,
ये कह रहे हैं कि साहब मोदी सरकार जो है ये साजिश कर रही है, दो तरीके से साजिश कर रही है। पहला ये कि जो नया कानून लेकर आ रही है, संशोधित जो कानून लेकर आ रही है मोदी सरकार, वो ये चाहती है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स मेंबर हो सकते हैं, जो इसका मुखिया हो सकता है वो भी किसी नॉन मुस्लिम को बनाया जा सकता है, और ऐसा करके मुसलमानों की उत्पीड़न की संवैधानिक पटकथा लिखी जा रही है। क्या ऐसा किया जा रहा है सर? अतुल जी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरद पवार से मिल रही है, किससे मिल रही है, बाहर क्या बयान दे रही है, उसका मैं कोई संज्ञान नहीं ले रहा हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं अपने जेपीसी में बुलाऊंगा और वहाँ जो बातें वो कहेंगे उस पर हम गौर करेंगे, उस पर विचार करेंगे। बस, धन्यवाद जी जी। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और बताइए, धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे जो वक्फ की जमीनें हैं वो दान की जमीनें हैं, और ये फजलुल रहीम ने ये भी कहा कि सरकार वक्फ की बोर्ड पे कब्जा करके बैठी है, सरकार का अधिकार नहीं है वक्फ की जमीन की बोर्ड पे जमीनों पे कब्जा करने का, और उल्टा बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि वक्फ ने सरकारी जमीनों को पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, हम इसके कंटेंट्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज बहुत से एएसआई की हैं या बहुत से गवर्नमेंट की बात है, इसका डिस्प्यूट चल रहा है वक्फ के साथ, बहुत सी प्रॉपर्टीज का डिस्प्यूट चल रहा है। तो आखिर वो डिस्प्यूट में ट्रिब्यूनल में फाइनल है, उसका रिवीजन हो सकता है, अपील नहीं हो सकती। तो इस अमेंडमेंट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे और सिविल के मामलों में जाने के लिए अपील है, उसमें है, लेकिन ये सब चीजें विचार हम कमेटी में करेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है, ठीक है पाल साहब, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और अभी आपको मैं शुक्रिया कहूंगा और आपको ये शुभकामनाएं दूंगा कि जो आप ये काम कर रहे हैं, कम से कम आप जो भारत के बहुतायत संख्या में जो मुस्लिम हैं उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो आपका प्रयास है, जो वक्फ बोर्ड जो संशोधित जो बिल लेकर आप आए हैं, मोदी सरकार लेकर आई, जिस जेपीसी के आप मुखिया हैं, आपके नेतृत्व में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो, जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनको बहुतायत में स्वीकार्य हो, और फिर कठमुल्ला जो हैं, जो जाहिल हैं, वो भले ही चिल्लपों करते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका एक हिसाब हो, उनका लेखा जोखा हो, जो मुस्लिम समुदाय के जो पसमानदा हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनके भले में ये काम आए। ये मेरी आपको जो है शुभकामनाएं हैं। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।